तो कैसे आप सारे के सारे होपफुली आप सारे सही के सही हो गए। तो आज हम लेकर आए फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3। और आज हम इसके अंदर जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो ये रहे हमारे हमारा जो हमारे टाइप थे। हमारा टाइप नंबर 3 चालू होगा, रोटेशनल मोशन। और हमारा टाइप नंबर 4 चालू होगा, पीरियोडिक मोशन, जिसे हिंदी में कहते हैं घूर्णन गति और आवर्त गति। आज हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 के अंदर। और जो इनके अंदर कॉन्सेप्ट हो गए उन चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और डीपली से समझेंगे। तो वीडियो के अंदर बने रहिए और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो। चलिए, रोटेशनल मोशन के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपनी पहली वीडियो के अंदर कि रोटेशनल मोशन है क्या, थोड़ा सा एक्सप्लेन करा था। आज उसको डीपली एक्सप्लेन करेंगे। तो मैंने आपको बताया था रोटेशनल मोशन क्या होता है। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी वस्तु होती है जो अपने अपने किसी एक्सिस के चारों ओर घूमती है, तो वो रोटेशनल मोशन कहलाते हैं। जैसे कि डेफिनेशन पे निगाह हमारी, रोटेशनल मोशन इज द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स एक्सिस। जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है उसे रोटेशनल मोशन कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। इसके सेट ऑफ एग्जांपल भी कुछ ऐसे बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक्सिस हो गया और ये हो गया एक रोटेशनल। तो जैसे कि ये क्या हो गया, इसका एक्सिस। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होगा, जब ये इसके चारों ओर घूमेगा यानी कि अपने अक्ष के चारों ओर घूमेगी, उसे रोटेशनल मोशन कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन हिंदी में भी और इंग्लिश में मैंने बोल दी है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में। और इसके कुछ सेट ऑफ एग्जांपल बनते हैं हमारे। जैसे कि आप अपनी डेली लाइफ में भी देखते हो सेट ऑफ एग्जांपल क्या होंगे। बहुत सारे होंगे। जैसे कि सबसे मोस्ट ऑफ द एग्जांपल बनना है कि जैसे कि अपना सन हो गया और अर्थ उसके चक्कर लगा रहे हो, तो वो रोटेशनल मोशन हो गया। अब जैसे कि हमारा अर्थ हो गया तो मून उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो वो रोटेशनल मोशन हो गया। और सेट ऑफ एग्जांपल जैसे कि हमारी क्लॉक हो गई, क्लॉक इसके जो चारों ओर जो इसकी सुइयां घूमती है वो भी रोटेशनल मोशन हो गई। हेलीकॉप्टर का फैन, वो भी रोटेशनल हो गया। व्हील हो गया, किसी व्हीकल का व्हील हो गया यानी कि पहिया हो गया गाड़ी का, वो भी रोटेशन करना है। तो सेट ऑफ एग्जांपल पे आप बहुत सारे लिख सकते हो। डेली लाइफ के अंदर भी आप अपने चारों तरफ देखते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, हमारा रोटेशनल मोशन के अंदर हमें नेक्स्ट टॉपिक देखने को मिलेगा इनर्शिया ऑफ मूवमेंट, जिसे कहते हैं हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे हिंदी में कहते हैं जड़त्व का अघूर्णन। अब हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन है क्या। इनर्शिया जो है हम न्यूटन्स के लॉ के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे लेक्चर नंबर 4 के अंदर। पर हम यहाँ समझ लेते हैं कि इनर्शिया ऑफ मोशन है क्या। इनर्शिया जो कहता है हमारा कि जो कोई हमारी वस्तु है, यदि वो विराम की अवस्था में है तो वो विराम की अवस्था में ही रहेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। और अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट गति कर रहा है यानी कि वो मूवमेंट कर रहा है, तो वो मूवमेंट ही करता रहेगा यानी कि वो गति ही करता रहेगा। पर कब तक, जब तक कोई उस पर बल ना लगाया जाए। ठीक है, तो ये तो हमारा इनर्शिया था। अब हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है, चलिए पढ़ते हैं। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ बॉडी अपोज इट चेंज टू स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन अबाउट द एक्सिस ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी कि जब कोई वस्तु या कोई हमारा पिंड जो कि गति कर रहा होगा, अपने अक्ष के सापेक्ष में गति कर रहा होगा, और हम क्या देखते हैं, जो इसकी स्थिति है या अपनी स्थिति का विरोध कर रहा होगा, उसे ही कहते हैं हम जड़त्व अघूर्णन। यानी के अंदर देखते हैं जैसे कि ये हमारा एक्सिस है और यहाँ पे कोई पिंड रखा हुआ है यानी कि यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, तो ये अपने अक्ष के सापेक्ष क्या कर रही होगी, घूर्णन कर रही होगी। और ये अपनी स्थिति का भी विरोध कर रही होगी यानी कि अपनी जो स्थिति होगी उसमें भी परिवर्तन कर रही होगी। तो यही क्या चीज हमारी कहलाती है, जड़त्व आघूर्ण कहलाती है। ठीक है ना। और हम क्या देखते हैं, यदि हमारा पूछने लगे एग्जामिनर कि इसका इनर्शिया ऑफ मूवमेंट निकालो, यानी कि आई निकाल के बताओ कि इसका आई क्या होगा, तो हमारा आई क्या होगा। जैसे मान लीजिए वस्तु का क्या होगा, जो हमारी वस्तु को उसका कुछ द्रव्यमान भी होगा यानी कि एम भी होगा, तो हमारा वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु से अक्ष तक की दूरी क्या कहलाती है, आर। तो इसका क्या होगा, द्रव्यमान रेडियस यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर। तो अगर हमसे इनर्शिया ऑफ मूवमेंट निकालने को कहेगा तो हम इसे इससे निकाल देंगे। हमारा आई क्या है, इनर्शिया ऑफ मूवमेंट यानी कि जड़त्व आघूर्ण। एम क्या है, वस्तु का मास। और आर क्या है, अक्ष तक की दूरी। वस्तु से अक्ष तक की दूरी क्या हो गई, आर स्क्वायर। तो हम इसके जरिए अपना आई अपना जड़त्व का आघूर्ण निकाल सकते हैं। ठीक है ना।
हर कोई वस्तु अपनी डेली लाइफ में अपना इनर्शिया ऑफ मूवमेंट बनाए रखने की कोशिश करता है। जैसे कि अब मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए सर्कस के अंदर खेल दिखाने वाला क्या काम करता है, रस्सी पे चलता है। उसे अपना इनर्शिया ऑफ मूवमेंट बनाए रखने के लिए क्या काम करना पड़ता है, डंडा हाथ में लेने पड़ता है, जिसकी जो उसकी जो स्थिरता है या वो चल रहा होगा वो उसे बनाए रखने की कोशिश करता होगा, चलते वक्त अपनी उसे स्थिति को बनाए रखता होगा उस डंडे के जरिए। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक का आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर ही हमारा इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक देखने को मिलेगा टॉर्क, जिसे कहते हैं हम बल आघूर्ण, जिसे हम टाउ भी कहते हैं। एक्चुअली में ये है क्या चीज, टॉर्क ऑल्सो कॉल्ड ए मूवमेंट ऑफ ए फोर्स इन फिजिक्स, द टेंडेंसी ऑफ ए फोर्स टू रोटेट द बॉडी टू विच इट इज अप्लाइड। देखिए जैसे कोई हमारी वस्तु है और ये क्या काम कर रही है, यानी कि अपने अक्ष के सापेक्ष रोटेट करेगी, यानी कि घूर्णन करेगी। अब मैंने ये बताया था कि इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, कि वो जब तक कार्य नहीं करेगा, जब तक मूवमेंट नहीं करेगा, जब तक उस पर कोई पाहबल ना लगाया जाए, तभी तो वो अपनी गति की पोजीशन में ही रहेगी। अब मैं क्या देखूंगा कि जो हमारी वस्तु की घूर्णन अक्ष तक की जो दूरी रहेगी, अब यहाँ पे एक बल कार्य करेगा उसको घुमाने के लिए, जिसे हम कहते हैं बल आघूर्ण, जिसके के अंदर प्रवृत्ति होती है कि अपने अक्ष से वस्तु को रोटेट किया जाए, उसको ही हम कहते हैं बल आघूर्ण। जैसे कि हम अपने डेली लाइफ के अंदर देखते हैं कि जैसे हमारा डोर हो गया दरवाजा। अब इसके अंदर भी तो एक प्रवृत्ति होती है कि अपने एक्सिस से क्या काम करता है, रोटेट करता है। कैसे कि हम भी तो इसके अंदर एक पकड़ के बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, बल घूर्ण लगाते हैं, तो वो तभी तो रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के सापेक्ष के अंदर। तो यही हमारा बल आघूर्ण कहलाता है, जिसे हम कहते हैं टाउ के नाम से भी देखते हैं। ठीक है, हमारे इसके अंदर भी न्यूमेरिकल पूछ ले जाते हैं, तो इसका हम फॉर्मूला देखते हैं। जैसे कि हमारा टाउ निकालने के लिए पूछेगा एग्जामिनेशन के अंदर, तो हम टाउ का फॉर्मूला किस तरीके से बनाएंगे। देखिए हमारे अक्ष से वस्तु तक की दूरी क्या हो गई, आर, और इसके अंदर हमें एक फोर्स अप्लाई करने को मिलेगा, तो गुणा फोर्स, यानी कि टाउ क्या होगा, उसके बल यानी कि फोर्स के गुणनफल के बराबर होगा, जो उसकी दूरी होगी उसके बराबर होगा। ठीक है ना, तो टॉर्क इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई बाय आर, यदि इसकी फोर्स और रेडियस की आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें टाउ देखने को मिल जाएगा। और इसका अगर मात्रक देखा जाए तो क्या होगा, एफ का न्यूटन्स और रेडियस का क्या होता है, मीटर। ठीक है ना, तो न्यूटन मीटर इसका होगा। और पिछले वाले का भी हम देख लेते हैं कि इनर्शिया का, उसके अंदर भी तो हमारा फॉर्मूला था इनर्शिया का, क्या फॉर्मूला था, आई इक्वल्स टू, और उसके अंदर हमारा लग क्या रहा था, आर स्क्वायर और वस्तु का मास। ठीक है ना, वस्तु के मास को हम केजी में नापते हैं और आर क्योंकि हमारा मीटर स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा, केजी मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा इनर्शिया का मात्रक, ये हो गया हमारा टाउ का मात्रक। दोनों के फॉर्मूला आपके सामने ये है। अगर एग्जामिनेशन के अंदर निकालने के लिए पूछेगा तो आप इन दोनों फॉर्मूले से निकाल सकते हो कि इनर्शिया और जो हमारा बल आघूर्ण होगा उसका ये टाउ का। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारा टॉर्क का क्या एग्जाम्पल कुछ डेली लाइफ के अंदर होंगे। जो हमारा टॉर्क होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स मल्टीप्लाई बाय रेडियस के। यानी कि अगर मैं वस्तु की क्या काम करूंगा, रेडियस को बढ़ा दूंगा तो मेरा बल आघूर्ण कम हो जाएगा, और यदि मैं वस्तु की रेडियस घटा दूंगा तो मेरा बल आघूर्ण ज्यादा हो जाएगा। कैसे, देखिए मान लीजिए दरवाजा, तो दरवाजे का एक्सिस हो गया ये, और ये क्या होगा, इसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या। अब इसका हैंडल यही क्यों लगा हुआ होता है, देखिए इसकी रेडियस बढ़ी हुई है, तो हम इसे इजिली से अंदर बाहर यानी कि खोल लेते हैं, तो उसका टॉर्क क्या हो गया, बल आघूर्ण क्या हो गया, जो हम इसके अंदर फोर्स अप्लाई करेंगे इजिली से खोल देंगे। और यदि मैं इसका हैंडल यहाँ बीच में लगा देता हूँ, मैं इसका हैंडल बीच में लगाता हूँ, यानी कि रेडियस कम हो गई, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, इसका बल आघूर्ण बढ़ जाएगा, यानी कि मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उस दरवाजे को खोलने के लिए। इसलिए हमारे घर के दरवाजों के हैंडल यहाँ पे लगे होते हैं, क्योंकि उसके अंदर बल आघूर्ण कम लगा होता है, हम इजली से उस दरवाजे को खोल लेते हैं। जैसे हमारा पेचकस हो गया, अब पेचकस का जो हैंडल होता है वो यही क्यों होता है, बीच में क्यों नहीं लगाते हैं। यहाँ लगाने का मतलब है कि हम पेज को अच्छे से खोल लेंगे, रेडियस बढ़ गई तो उसका बल आघूर्ण, क्या रेडियस बढ़ी तो उसका बल आघूर्ण क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए से हमने उसको खोल लिया। तो हमारे कुछ डेली लाइफ के अंदर एग्जाम्पल है जो हम चाहे तो लिख सकते हैं। अगर वो हमसे एग्जाम्पल पूछेगा, बहुत से एग्जाम्पल भी हम कर सकते हैं अपने पास से भी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आगे बढ़ते हैं। मोशन के अंदर हमारा फोर्थ टाइप दिखने को मिलेगा, पीरियोडिक मोशन, जिसे हम कहते हैं आवर्त गति, और बुक के अंदर इसका दूसरा नाम भी देखने को मिल सकता है जिसे कहते हैं हार्मोनिक मोशन। आइए इसकी डेफिनेशन पे निगाह मारते हैं।
If a particle repeats its motions after a fixed interval of a time, the motion of the particle is said to be a periodic motion. ये कहना चाहता है कि यदि कोई हमारा ऑब्जेक्ट होता है, यदि कोई हमारी वस्तु होती है, वो एक निश्चित समय अंतराल के अंदर वो दोबारा पुनः उस चक्कर को कंप्लीट करने के लिए आ जाते हैं, उसे हम पीरियोडिक कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब मैं क्या काम करता हूँ, एक सर्कुलर पाथ के अंदर क्या काम करता हूँ, अपनी कार का जो चक्कर लगाता हूँ वो 10 मिनट में लगाता हूँ पूरा, तो मैं सेकंड टाइम भी वही एक चक्कर 10 मिनट के अंदर लगाऊं और मैं थर्ड टाइम भी वही एक चक्कर 10 मिनट के अंदर में ही लगाऊं, तो मैं क्या देखता हूं कि मेरा मोशन है वो बार बार रिपीट होता है और हर एक पीरियड के बाद वो दोबारा ही रिपीट होने लगता है। तो यही कहता है कि इफ अ पार्टिकल रिपीट इट्स मोशन आफ्टर ए फिक्स इंटरवल ऑफ अ टाइम, द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज सेड टू बी पीरियोडिक मोशन। हमारा इसके अंदर ऑसिलेटरी मोशन, जिसे हम कहते हैं दोलन गति। इफ इन केस ऑफ पीरियोडिक मोशन ऑफ पार्टिकल मूव्स अ बैक एंड फॉरवर्ड कार टू एंड ऑफ द अबाउट अ फिक्स पॉइंट, देन मोशन ऑफ द पार्टिकल इज सेड टू बी अ वाइब्रेटिंग मोशन। जैसे कि हमारा कोई पिंड होता है, कोई वस्तु होती है, अगर वो इधर उधर मोशन करेगी तो वो क्या कहलाई जाएगी, दोलन गति। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हमारी सुई होती है, ऊपर नीचे क्या काम करती है, गति करती रहती है, घूमती रहे ऊपर नीचे इधर उधर क्या काम करती है, मोशन करती रहती है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, दोलन गति। उसका एग्जाम्पल भी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसे हम कहते हैं सरल आवर्ती गति। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों तुम्हारे 10th के लिए, क्योंकि 10th में तुम इसका अपना प्रैक्टिकल भी बना सकते हो। सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसे हम कहते हैं सरल आवर्ती गति, इसका आप प्रैक्टिकल भी बना के आप दिखा सकते हो बोर्ड के अंदर। और तुम ये टॉपिक हमें 10th और प्लस 11th के अंदर तो देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो ये इसलिए हमारा ये टॉपिक क्या है, इम्पोर्टेंट है मोस्ट। ठीक है ना, और इस टॉपिक के सारे नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। ठीक है ना, मैं आपको सारे नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए हम समझते हैं इसके अंदर कि हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। जो हमारा मोशन है ये स्पेशल टाइप ऑफ एक पीरियोडिक मोशन है। ठीक है ना, वेयर द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। जो इसकी रिस्टोरिंग फोर्स होगी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट के, यानी कि जो इसके रिस्टोरिंग फोर्स वो दूरी के प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि जितनी दूरी होगी उतनी रिस्टोरिंग फोर्स होगी। एंड द एक्ट्स इन द डायरेक्टली अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। हार्मोनिक का सबसे बढ़िया एग्जांपल मुझे मिलेगा इस पेंडुलम का। इस पेंडुलम क्या देखा हमें, इसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल देखा। आइए देखते हैं क्या है इसके अंदर क्या है। देखो, सिंपल हार्मोनिक इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन दैट रिस्टोरिंग फोर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि मैं क्या देखता हूँ, यदि मैं इसके अंदर क्या काम करूँगा, पेंडुलम क्या काम करता है, इधर अपने राइट और लेफ्ट की ओर टर्न करता रहता है। तो हम क्या देखते हैं, जब ये अपना यहाँ से इस तरफ को मोशन करेगा तो एक डिस्टेंस को कवर करेगा, जिसे हम एक्स से निरूपित कर रहे हैं, यानी कि दूरी से बता रहे हैं। ठीक है ना, फिर ये क्या काम करता है, ये अपनी दोबारा मेन पोजीशन पे आने के लिए क्या काम करेगा, फोर्स को जनरेट करेगा। ठीक है ना, अभी यहाँ पे जाएगा तो अपने क्या काम करेगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स को अपने अंदर एक जनरेट कर देगा। फिर ये दोबारा कहाँ पर आ जाएगा, मीन की पोजीशन पर आ जाएगा। तो ये दोबारा जैसे आ जाएगा अपने रिस्टोरिंग फोर्स के जरिए अपनी मीन पोजीशन पर आ जाएगा। तो यही बात डेफिनेशंस कहती है कि रिस्टोरिंग फोर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, इसने दूरी यहाँ पे करी, जो इसने डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे किया, फिर जो यहाँ पर आकर इसने मैक्स पे अपनी रिस्टोरिंग फोर्स को जनरेट करके दोबारा मीन की पोजीशन पर आ गया। फिर ये यहाँ पे दोबारा क्या काम करेंगे, तो फिर ये यहाँ पे दोबारा क्या काम करेंगे, अपना एक दूरी को कवर अप करेंगे, यानी कि एक्स को यानी कि डिस्प्लेसमेंट करेंगे। फिर दोबारा रिस्टोरिंग फोर्स को जनरेट करके दोबारा ये अपनी मीन की पोजीशन पर आ जाएगा। इसलिए वो पहले ही कह रहा था डेफिनेशन के अंदर, द रिस्टोरिंग फोर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड द एक्स इज डायरेक्ट अपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, तो ये हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल है पेंडुलम का सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर। आइए और आगे इसके अंदर पढ़ते हैं। देखिए, कुछ हमारे सिंपल हार्मोनिक के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, पढ़ते हैं। An oscillation follows an simple harmonic motion if it fulfill the following two rules। यानी कि हमारी दोलन गति
और सिंपल हार्मोनिक मोशंस जो कि हमारे दो रूल्स पे फॉलो करते हैं। कैसे? एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये कहना चाह रहा है कि जैसे कि तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? दूरी के। यानी कि जितना ही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगी, जितनी तुम्हारी दूरी होगी, उतना ही तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स होगा। पर इनकी डायरेक्शन क्या होगी? बिल्कुल ही अपोजिट होगी। ठीक है ना? अब ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन। जाहिर सी बात है, तुम्हारा एफ क्या होता है? एम ए। ठीक है ना? डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम ए, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स और इनकी और दूरी की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या अलग अलग है, इसलिए मैंने यहाँ माइनस का साइन लगा दिया। तुम्हारा एफ के अंदर क्या होता है? मास और एक्सेलरेशन। या मैं कह सकता हूँ एक्सेलरेशन इज अपोजिट डायरेक्शन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। और इनकी पोजीशन क्या है? सेम ही है। ठीक है, पहला रूल तो ये हो गया। ये हमारा सेकंड रूल क्या कहता है? एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम अ इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी कि हमने क्या देखा था, जो हमारा एफ आर था वो क्या था? इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था हमारा डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है ना? तो जब इसकी इनकी डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण यहाँ पे माइनस का साइन क्या आता, तो ये क्या था? हमारा मास और एक्सेलरेशन माइनस एक्स। यानी देखिए, जितना ही तुम्हारा ए जनरेट होगा, जितना ही तुम उसके अंदर त्वरण लगाओगे, एक्सेलरेशन लगाओगे, तो डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही होगा। जाहिर सी बात है, पिछले हमने समझ रखा है कि जितना ही तुम ए को लगाओगे, ए को जितना लगाओगे एक्सेलरेशन को, उतना ही तुम्हारा डिस्टेंस कवर अप होगा। ए बढ़ेगा तो उतनी ही दूरी को तय करेगा और उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स कवर अप होगा। ठीक है, हमें इसके अंदर नेक्स्ट देखने को मिलेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि जो अब हमें देखने को मिलेगा टाइम पीरियड, यानी कि आवर्तकाल देखने को मिलेगा हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखिए, जो हमारा एक सरल लोलक होता है, जो कि एक दोलन गति को पूरा करने के लिए जो वो समय लेता है, उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, ये सिंपल पेंडुलम था, ये पहले यहाँ गया, इसने क्या काम करा? एक्स दूरी को कवर करा, फिर इसने रिस्टोरिंग फोर्स लिया और अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ गया। ये वाली पोजीशन क्या हो गई? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे वापस आई, ये दोबारा यहाँ पे गया। अगर मैं देखूं, इसने यहाँ से यहाँ गया, फिर दोबारा मीन पर आया, फिर ये दोबारा हाई पे गया, फिर ये दोबारा मीन पे गया। तो इसका इस तरीके से पहले क्या काम करना? मीन से हाई, फिर मीन से दोबारा हाई पे गया, फिर दोबारा मीन पर आ गया। तो ये इसका एक ऑक्सीलेशन कहलाया जाएगा। यानी कि ऑक्सीलेशन मीन्स एक चक्कर। ठीक है ना? एक ऑक्सीलेशन में एक चक्कर होता है, तो इसका एक पूरा चक्कर एक यहाँ से कवर हो गया। अगर इसका मैं ग्राफ भी बनाऊं तो इस तरीके से बन जाएगा। अगर आपको ग्राफ बनाने के लिए कहने लगे टाइम पीरियड ऑफ सरल आवर्त गति, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का, तो इस तरीके से बन जाएगा। ये तुम्हारा इसका बन जाएगा ग्राफ। थोड़ा सा इसे लिटा के कर दीजिए ग्राफ। यानी कि टाइम पीरियड कितना देगा? देखिए, इसका टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला होता है, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। यानी कि 2 क्या है? हमारा कांस्टेंट, पाई भी हमारा कांस्टेंट है, और हमारा एल होता है इसकी लंबाई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो गई। ठीक है ना? इसकी लंबाई जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है उसके केंद्र से मानी जाएगी इसकी लंबाई। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वो लटक रहा है नीचे की साइड, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा। क्लियर? तो ये इसका फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड निकालने के लिए। और अगर मैं देखूं तो 2 पाई तो हमारे कांस्टेंट, तो मैं देखूं तो t बराबर है एल के, यानी कि t क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के। यदि तुम्हारी वस्तु की लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, यदि वस्तु की लेंथ घटेगी तो टाइम पीरियड भी घट जाएगा। और क्या है? t इक्वल्स टू 1 अपॉन जी, यानी कि ग्रेविटी के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जितनी ही तुम्हारी ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, तो टाइम पीरियड घट जाएगा। ठीक है ना? ग्रेविटी क्या होता है? ये लटक रही है, तो इसलिए अगर वस्तु अगर जमीन पे होती है तो उस पर तो त्वरण लगेगा। ठीक है ना? ये लगेगा। और मैं क्या देखता हूँ कि यदि अगर मेरी ग्रेविटी गिरी तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। इसको थोड़े से सेट ऑफ एग्जाम्पल से समझेंगे, पर टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है? क्लियर? कि जो हमारा टाइम पीरियड होता है, यानी कि आवर्तकाल होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि यदि तुम्हारी वस्तु की लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा? तो वस्तु का टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। यानी कि लेंथ गिरेगी तो वस्तु की लेंथ तो टाइम पीरियड भी गिर जाएगा। ठीक है ना? यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि तुम्हारा जी क्या होगा? बढ़ेगा तो टाइम पीरियड घट जाएगा। तो यदि तुम्हारा जी क्या होगा?
घटेगा तो तुम्हारा टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। ग्रेविटी के अलग अलग रूल्स होते हैं, ये हम जब ग्रेविटी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके अंदर डीपली कॉन्सेप्ट वाइज समझ लेंगे ग्रेविटी एक्चुअली में कैसे कैसे फॉलो होती है, कैसे कैसे उसको यूज किया जाता है हर एक जगह के अंदर, ठीक है ना। पर ये इसके अंदर मास का कोई रोल नहीं होता, ठीक है ना। सिंपल पेंडुलम के अंदर मास डज नॉट डिपेंड्स और इन दिस सरल आवर्त गति यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर मास डिपेंड नहीं करता। एग्जाम्पल के तौर पे मान झूले पे एक लड़की बैठी हुई है, झूला झूल रही है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, ठीक है ना। पर अगर मैं ये सेम एक और झूला है और यहाँ पे बिठा देता हूँ दो लड़की, तो क्या टाइम पीरियड बढ़ेगा या घटेगा, बताइए। टाइम पीरियड कुछ नहीं होगा क्योंकि ये मास पे डिपेंड नहीं करता। सिंपल हाँ, जो पेंडुलम का जो तुम्हारा एग्जाम्पल है वो मास पे डिपेंड नहीं करता, चाहे उस पे एक लड़की बैठी हो चाहे उस पे दो लड़की बैठी हो, ठीक है ना। तो वो मास पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, अगर ये लड़की इस झूले पे खड़ी होती तो इसका सेंटर ऑफ ए मास यहाँ पर होता फिर, ठीक है ना, सेंटर ऑफ ए मास यहाँ पर होता। तो तब मैं क्या देखता हूँ, इसकी एल क्या हो गई, घट गई, इन द सेंस इसके मुकाबले क्या हो गई, एल घटी, यानी कि एल घटने का मतलब है टाइम पीरियड भी आपका घट गया। यहाँ डिपेंड जरूर करेगा बट यहाँ नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए मास डिपेंड नहीं करता। क्लियर। देखिए देखिए हमारे ग्रेविटी के अलग अलग वेरिएशन होते हैं, जैसे कि हमारी ग्रेविटी के अलग अलग वेरिएशन कैसे होगा, जैसे कि मान लो अब हम ऊपर की ओर जाने लग रहे हैं तो हमारी ग्रेविटी क्या काम करेगी, डिक्रीज होने लगेगी। जब हमारी ग्रेविटी डिक्रीज होगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर हम अर्थ की डेप्थ में जाने लग गए यानी कि नीचे की ओर जाने लग गए तब क्या होगा, हमारी ग्रेविटी फिर भी घटने लगेगी, तो हमारा क्या होगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा। और हमारी ग्रेविटी जीरो कब होगी, जब हम सेंटर ऑफ द अर्थ यानी कि अर्थ के सेंटर पे होगी उस टाइम पे हमारी ग्रेविटी जीरो होगी, ठीक है ना। मून पे क्या होगी हमारी ग्रेविटी 1/6, ठीक है ना। मून पे क्या होगी हमारी ग्रेविटी 1/6 होगी हमारी ग्रेविटी, ठीक है ना। तो ग्रेविटी के अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ग्रेविटी चैप्टर में समझेंगे और डीपली एक्सप्लेन करेंगे। बट यहाँ पे इसके दो जो रूल्स देखे जाएंगे इस तरीके से देखे जाएंगे, ठीक है ना। टाइम पीरियड के अंदर आवर्तकाल के अंदर जो है दो रूल्स है, तो इसलिए हमारा फॉर्मूला बना है इसके अंदर t इक्वल्स टू 2π जो कि कॉन्स्टेंट है √L/g से। अगर तुम्हें आवर्तकाल निकालना होगा तो इस तरीके से निकाल देना, ठीक है ना, एक आवर्तकाल के लिए। देखिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं स्प्रिंग का। मान लीजिए स्प्रिंग है, स्प्रिंग के ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट मैंने बांध रखा है जिसका कुछ बॉडी मास होगा m, ठीक है ना। ये दोबारा यहाँ पे क्या काम करेगा, जब भी हम इसे खींचेंगे तो ये दूरी को कवर अप करेगा, एक्स को कवर अप करेगा। जब हम इसे छोड़ेंगे तो कोई बल इसके अंदर कार्य करेगा जो इसे पीछे की ओर खींचेगा, वो उसकी क्या हो गई, रिस्टोरिंग फोर्स हो गई, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे करेगा तो अपने पूरा वर्तकाल कैसे करेगा, तो इसका फॉर्मूला हम कैसे करेंगे, यानी कि मैं मान लेता हूँ जो इसका एफ है वो बराबर है इसके -x, क्योंकि पीछे की ओर जाएगा थोड़ा सा, ठीक है ना, आगे की ओर गया फिर कुछ रिस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर जनरेट होगा जैसे पीछे की ओर खींच देगा, तो पीछे की ओर खींचेगा इसलिए वो माइनस में। अब इसका कैसे निकालेंगे टाइम आवर्तकाल, तो t इक्वल्स टू 2π √m/g, क्योंकि यहाँ पे एक वस्तु है तो उसका कुछ मास भी होगा क्योंकि हम उसे पकड़ के खींच रहे हैं, ठीक है। तो t इक्वल्स टू 2π, क्योंकि यहाँ पे g का तो कोई रोल सी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि g तो क्या है यहाँ पे नियत है। और इसका क्या हो गया m/k, के क्या है तुम्हारा स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी कि स्प्रिंग का नियतांक क्या है तुम्हारा, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है ना। ये जो इसके अंदर है वो क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो मैं वो एग्जाम के अंदर इसकी वैल्यू दे देगा, ठीक है। ये क्या है इसके अंदर, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया t इक्वल्स टू 2π √m/k, ठीक है। ये एक सेकंड एग्जाम्पल था, ठीक है। तो हम अपने आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस के बारे के अंदर समझेंगे, ठीक है ना। वीडियो के अंदर बने रहिए और होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो लाइक एंड शेयर करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।